So we were talking about the features of behavioral psychology. इसमें हमने कुछ फीचर्स यहाँ मेंशन किए हैं. लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. इसमें पावलोव का एक एक्सपेरिमेंट आपने शायद पहले देखा हो, कहीं सुना हो, आगे आ भी जाएगा. रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट और फिर एवर्जन थेरेपी. एवर्जन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. हमने खौफ का जिक्र किया, नफरत भी हो सकती है इसमें. एवर्जन का मीनिंग ये भी है कि आप किसी को साइकोलॉजिकली लर्निंग प्रोसेस से ही बदजन कर दें, उसके अंदर नफरत पैदा कर दें कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्या करोगे पढ़ के तुम. तो इस किस्म की थेरेपीज में ह्यूमन बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजिकली कंट्रोल होता है या मॉडिफाई होता है या चेंज होता है. फर्दर वी टॉक अबाउट बिहेवियरिज्म. अभी हम माइंड की ज़ाहिर बात कर रहे थे, और माइंड, और चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड हो या कॉन्शियस माइंड हो, ये ऐसी चीज़ें जो हिडन है हमसे, दे आर नॉट ऑब्जर्वेबल, इसलिए हम इनको टेस्ट भी नहीं कर सकते, फिजिकली टेस्ट नहीं कर सकते हम इनको. इसीलिए ये बिहेवियरिज्म की टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस होती है कि हम अब बिहेवियर को कम से कम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं. और जब हमारी इंटरेक्शन होती है किसी लर्निंग एनवायरनमेंट में, किसी एक्टिविटी में विच इज़ अ लर्निंग एक्टिविटी, तो उसमें ज़ाहिर हमारा बिहेवियर जो है वो मेजर किया जा सकता है, ऑब्जर्व भी किया जा सकता है. तो ओनली बिहेवियर शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इन दिस पर्टिकुलर concept of behaviorism. और behavior can be characterized completely by stimuli and response. कि जो इनपुट है और उस इनपुट के मुताबिक हमारा जो रिस्पॉन्स है, उस पे हमारा पूरा बिहेवियर जो है वो छुपा होता है. कैरेक्टराइज्ड का मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं ना आप. कैरेक्टर्स एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, किरदार. कैरेक्टर से ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसी से कैरेक्टराइज है. तो हमारा जो किरदार है उसके मुताबिक ही हमारा बिहेवियर होता है ना. तो अब उसमें हमारे पास चॉइस होती है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, पिक्चर जो बॉटम राइट पे दी हुई है, कि देयर इज ऑलवेज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम टू चूज. ये पहले डिस्कस कर चुके हैं आपको कई दफा कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज गिवन अ चॉइस और गिवन अ फ्रीडम टू चूज अमंग मैनी पॉसिबल चॉइसेस. आपने इनपुट लिया, रिसीव किया सिग्नल, और अब आपने रिस्पॉन्स देना है, तो बीच में एक गैप है जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है. अब उसमें अगर आप अपने आप को जानते होंगे, इफ़ यू आर हैविंग अ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अपने टैलेंट को अगर आप जानते हैं, अगर आप इमेजिनेशन में कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, यू आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, यू आर कंसाइंस. कंसाइंस का मतलब होता है अंदर का इंसान. इफ दैट इज अलाइव, आपकी स्पिरिट जो है वो एक्टिव है, कनेक्टेड विद गॉड है, और इंडिपेंडेंट विल के साथ आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी चॉइस को डिटरमिन करते हैं. तो उसके मुताबिक फिर आपका जो कैरेक्टर है वो सामने आता है, और आपके रिस्पॉन्स से वो डिटरमिन किया जा सकता है या समझा जा सकता है. तो यही मतलब है स्टेटमेंट का कि बिहेवियर कैन बी कैरेक्टराइज्ड कंप्लीटली बाय स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, शायद आपको दी भी होगी, कि हज़रत अली के साथ यहूदी की जो एक झगड़ा हो गया था, और यहूदी ज़मीन पे था और हज़रत अली उसके सीने पे बैठे हुए थे और तलवार आपके हाथ में थी. तो उस वक्त यहूदी ने उनके चेहरे पे थूक दिया, तो हज़रत अली का क्या रिस्पॉन्स था? उनके पास फ्रीडम थी कि उसको कत्ल कर देते, लेकिन उन्होंने उस फ्रीडम ऑफ चॉइस को इस्तेमाल किया. वो ही वॉज वेल अवेयर ऑफ हिज सेल्फ. उनको पता था कि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा है इसके साथ, मैं दीन के लिए ये काम कर रहा हूँ. और उन्होंने इमेजिन भी किया होगा यकीनी तौर पे कि इससे मैं बदला लूँगा तो मुझे क्या अजर मिलेगा. बदला अपनी ज़ात के लिए नहीं लूँगा और माफ़ कर दूँगा जो मुझे क्या अजर मिलेगा. उनकी रूह ज़ाहिर है
अल्लाह ताला के साथ वो बहुत वेल कनेक्टेड थी और इंडिपेंडेंटली उन्होंने फैसला करना था, तरबियत उनकी हुई थी। तो उस पे उन्होंने क्या फ्रीडम टू चूज में उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उनका रिस्पांस क्या था कि उन्होंने उसको माफ कर दिया। ये उनका बिहेवियर उस वक्त हमने देखा और तारीख में वो दर्ज हो गया। इसी से उनका कैरेक्टर जो है, हम कहते हैं कि उनके कैरेक्टर की वजह से ये बिहेवियर था। बात समझ आई आपको कि हमारे जो इनर सेल्फ होता है ना, जो असल में हमारा कैरेक्टर डिटरमिन करता है, उसी से हमारा बिहेवियर भी वाज़ेह हो जाता है। और वो पता लगता है जब आपको कोई स्टिमुलस मिले, कोई स्टिमुलाई मिले और आपके रिस्पॉन्सेस से वो कहते हैं ना कि जब इंसान पे कोई मुश्किल आती है तो तब उसके रवैये का पता चलता है। तो यही मतलब है इसका कि बिहेवियर कैन बी कैरेक्टराइज कम्प्लीटली बाय स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस। तो जब आप पे कोई मुसीबत आएगी, ये आपका ऊपर स्टिमुलाई आएंगे, आपको इनपुट मिलेंगे, मुश्किलें आएंगी, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बता देंगे कि आपका कैरेक्टर तो ये था, आपने बड़ा सब्र किया और ये किया और वो किया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर। और माइंड जो है इसके कंट्रास्ट में बिल्कुल एक इम्पेनिट्रेबल ब्लैक बॉक्स है, एक बंद सा एक डब्बा है, मतलब खोपड़ी के अंदर पड़ा हुआ है एक बायोलॉजिकल एलिमेंट, उसको हम ब्रेन कहते हैं या माइंड कहते हैं। तो वो एक ब्लैक बॉक्स है हमारे लिए और आपके लिए। वो हम उसको ज़ाहिर बायोलॉजी उसकी नहीं समझते, उसकी एनाटमी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, न्यूरो साइंस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे लिए बिल्कुल ब्लैक बॉक्स है। बल्कि इवन साइकोलॉजिस्ट के लिए भी और न्यूरो साइंस के लोगों के लिए भी वो एक ऐसी चीज़ है जो एक बायोलॉजिकल एक ऑर्गन है और उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो उनको भी नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है वो उसमें जो केमिकल्स हैं वो ज़ाहिर उसको स्टडी तो करते हैं साइंटिफिक तरीकों से, लेकिन उसके अंदर जो थिंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो तो ब्लैक बॉक्स की तरह ही है ना, छुपी हुई हैं। वेयर इज थिंकिंग, थिंकिंग तो नज़र नहीं आ रही, थिंकिंग तो छुपी हुई चीज़ है। वो केमिकल्स की शक्ल में, वो ब्लड फ्लो की शक्ल में, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में ब्रेन के अंदर उसकी मूवमेंट है। लेकिन ये है कि इन अदर सेंस के हमें थिंकिंग्स नज़र आए, वो थिंकिंग्स नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। इस सेंस में वो एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उसको आपको समझना पड़ेगा इसी बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट के अंडर। तो यही पावलोव की थ्योरी थी जो आगे डिटेल में भी आ जाएगी, जो आपके सामने ये इस डायग्राम में दी हुई है। ये पावलोव का एक्सपेरिमेंट है जो आपने पढ़ा होगा, और नो कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अब नो कंडीशनिंग में जो ऊपर की दो पिक्चर्स हैं उसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी डॉग को एक इनपुट दिखाया गया है, हड्डी दिखाई गई है उसको, और उसमें उसका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ज़ाहिर है उसके मुंह में पानी आएगा। और उसी के कंट्रास्ट में जब उसको न्यूट्रल स्टिमुलस दिखाया जाए, न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब है वो स्टिमुलस जिससे इसको कोई सरोकार नहीं है, उसके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, वो एक बेल है, तो उसमें उसको कोई रिस्पांस नहीं है, क्या करे वो बेल को। जबकि ये है नो कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि आप ड्यूरिंग द कंडीशनिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, बेसिकली कंडीशनिंग का मतलब है कि यू आर पुटिंग द डॉग इनटू एन एनवायरनमेंट or giving him such input, such stimuli that his mental state is trained, conditioned, उसको बना रहे हैं आप। और ये क्लासिकल एक तरीका है जो पावलोव ने किया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो उसमें उसने जब कंडीशनिंग करेगा, जब वो उसकी तरबियत करेगा, आप ये कह लें कि उसको वो फिर बेल भी दिखा रहा है और बज रही है और साथ उसको फूड भी दिखाई जा रही है। दोनों जब आएंगी तो ज़ाहिर है फूड तो उसके इंटरेस्ट की है, तो वो बेल को एसोसिएट कर देगा फूड के साथ, और अनकंडीशनड रिस्पांस उसका होगा कि वो फिर
अभी वो चूंकि कंडीशन हो रहा है इसलिए अनकंडीशनड है, अभी कंडीशन हुआ नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि उसके मुंह में पानी फिर आएगा। तो ये ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग द कंडीशनिंग प्रोसेस। जब उसको आप बार बार इस प्रोसेस से गुजारेंगे, जैसे आप बच्चे को, छोटी क्लास के बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, बोलना या लिखना। स्मॉल लेटर ए लिखता है जब बच्चा, तो उसने अगर अच्छा लिखा तो आप उसको उसके बाद उसको कहते हैं आप लिखें तो मैं आपको ये टॉफ़ी दूंगी या दूंगा एज अ टीचर। तो वो बच्चा जो है वो खुश हो जाएगा। तो बार बार उसको आप ये इंसेंटिव देते हैं, ये मोटिवेशन देते हैं। तो उसके बाद उसको फिर उसकी कंडीशनिंग जब हो जाती है, आफ्टर दिस कंडीशनिंग मैकेनिज्म जो कि काफ़ी देर तक चलता है, बेल प्लस फूड का, तो उसके बाद अगर सिर्फ बेल आप उसको दिखाएंगे, तो चूंकि उसने माजी में बेल के को एसोसिएट कर दिया था फूड के साथ, तो जब आप उसको कंडीशनड स्टिमुलस दिखाएंगे आफ्टर द डॉग और द लर्नर हैज बीन कंडीशनड, तो उसका फिर जो रिस्पांस आएगा वो कंडीशनड रिस्पांस कहलाएगा। और उसके मुंह में फिर पानी आएगा कि वो एक्सपेक्ट करेगा कि वेयर इज द फूड, क्योंकि बेल के साथ तो फूड एसोसिएटेड थे। इसी तरीके से अगर आप बच्चे को ट्रेन कर दें और उसको सिर्फ टॉफी दिखाएं बाद में, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा टॉफी दिखाई जा रही है, इसका मतलब मुझे अब लेटर ए लिखना पड़ेगा। बात समझ आई आपको? तो ये है हाउ वी मॉडिफाई द बिहेवियर, हाउ वी कंडीशन द बिहेवियर थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट जो कि पावलोव ने डिस्क्राइब किया था। इसको पावलोवियन कंडीशन भी कहते हैं, और ये मुख्तलिफ तरीकों से लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक है बिफोर कंडीशनिंग, और ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, एंड देन इट इज आफ्टर द कंडीशनिंग। 3 स्टेजेस में हम इसको करते हैं। और इसमें जो ड्यूरिंग द कंडीशनिंग है, इसमें रिपीटिंग मैनी टाइम्स है कि आप इसको कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस जो है इनका पेयर बना के जो है बार बार रिपीट करेंगे, ताकि उसके जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, वो ट्रेन हो जाए इस बात पे कि फूड बेल आएगी तो साथ फूड भी आएगी। तो उसके बाद अगर जब कंडीशनिंग हो जाए, तो उसके बाद जब आप उसको सिर्फ बेल देंगे तो द डॉग विल बी एक्सपेक्टिंग द फूड आफ्टर दैट बेल। ये मुख्तलिफ तरीकों से इसको दिखाया हुआ है। तो बिहेवियरिस्ट मॉडल एंड कॉग्निटिव मॉडल। बिहेवियरिस्ट मॉडल में जैसे हमने आपको बताया कि वी ओनली स्टडी द ऑब्जर्वेबल और एक्सटर्नल बिहेवियर। स्टिमुलस जो है वो रिसीव होता है ब्लैक बॉक्स पे, जो कि आपका माइंड है, विच कैन नॉट बी स्टडीड। आप उसमें पेनिट्रेट करके थिंकिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और इसमें आप रिस्पांस जो है वो आपका बिहेवियर है। आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको आप मेजर कर सकते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। ये बिहेवियरिस्ट मॉडल है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में आपको दिखा दी है। और कॉग्निटिव मॉडल जो है इसको हम क्या कहेंगे कि इट कैन साइंटिफिकली बी स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनल बिहेवियर, कि हमारा जो हमें इनपुट मिला है, जिसको स्टिमुलस भी आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट में, और उसमें क्या हुआ है कि हमारा माइंड में कुछ प्रोसेसेस हुए हैं, मेडिएशनल प्रोसेसेस जो माइंड के अंदर हुए हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रहे, और मेंटल इवेंट्स कुछ होने शुरू हो गए हैं। तो प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, कोई स्टोरेज शुरू हो गई है, कोई रिट्रीवल शुरू हो गया है, कुछ रिकग्निशन शुरू हो गई है, कोई एनालिसिस शुरू हो गया है, और उसके बाद जो बिहेवियर है वो आपके सामने आता है एज एन आउटपुट। तो दोनों मॉडल्स में बेसिकली जो चीज़ हो रही है वो एट द एंड आपका बिहेवियर ही है, और इसीलिए हम कहते हैं ना कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज व्हाट वी कॉल एज अ लर्निंग। तो चाहे वो आप उसको ब्लैक बॉक्स कंसीडर कर लें बिहेवियरिस्ट मॉडल के अंदर कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप कॉग्निटिव मॉडल में जाके स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि आप मेंटल इवेंट्स में इंटरेस्टेड हों, कि मैं माइंड के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, कि जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ह्यूमन ब्रेन के,
उनके लेवल पे आप जाके स्टडी करना चाहें और आइडेंटिफाई करना चाहें कि केमिकली, बायोलॉजिकली, इलेक्ट्रिकली या ब्लड सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर। और जब मुख्तलिफ मेंटल स्टेट्स में ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग एंड आफ्टर द लर्निंग और रिकॉलिंग में और प्रोसेसिंग के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस जो भी आपके ज़हन में आ सकती हैं, तो उस वक्त माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं मेडिएशनल प्रोसेस। लेकिन आउटकम जो है इन दोनों मॉडल्स में आपको नजर आ रहा है ऑन द राइट साइड, इट इज़ द बिहेवियर। और बिहेवियर ही का जो चेंज है, परमानेंट चेंज, उसको हम लर्निंग कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हमने बात की थी पहले बिहेवियरिज्म के कंटेक्स्ट में, जिसको हमने ये यहाँ पे लिखा था ना कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी वही चीज़ है कि यू ऑपरेट ऑन सम ऑब्जेक्ट एंड यू ट्राई टू कंडीशन हिज और हर बिहेवियर। इसमें एक रीइंफोर्समेंट है कि यू इंक्रीज द बिहेवियर, यू इम्प्रूव इट। और दूसरा है पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि यू मे बी गिविंग द रिवॉर्ड, देन इट विल बी अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और एड एपिटाइटिव स्टिमुलस फॉलोइंग करंट बिहेवियर। और मतलब आप मजीद उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है। और नेगेटिवली रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि एस्केप, वो ऐसी उसको कंडीशनिंग हो रही है कि उसके साथ बिहेवियर में नेगेटिविटी आ रही है और वो नॉक्शियस स्टिमुलाई जो हैं वो करेक्ट बिहेवियर के साथ वो जो अनवांटेड स्टिमुलाई हैं वो रिमूव करना जो है हमारा फिर मकसद होना चाहिए। और एक्टिव अवॉइडेंस, बिहेवियर अवॉइड्स नॉक्शियस स्टिमुलस और स्टडिंग टू अवॉइड गेटिंग अ बैड ग्रेड। इसको हम कहेंगे एक्टिव अवॉइडेंस। यानी आपके बिहेवियर में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं तो उनसे आप एस्केप कैसे करेंगे और उनको आप अवॉइड कैसे करेंगे। और पॉजिटिव आ गई है तो फिर तो ज़ाहिर है दैट इज़ रिक्वायर्ड। और पनिशमेंट में भी इसी तरीके से बिहेवियर को आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं कि आप ऐड करेंगे नॉक्शियस स्टिमुलाई फॉलोइंग बिहेवियर और स्पैंकिंग अ चाइल्ड फॉर कर्सिंग और रिमूव एपिटेटिव स्टिमुलस फॉलोइंग द बिहेवियर। और आप उसमें टेलिंग द चाइल्ड टू गो टू हिज रूम फॉर कर्सिंग, यानी आप उसको सजा देने के बाद उसको अपने कमरे से निकाल देते हैं या क्लास से निकाल देते हैं, क्योंकि उसका जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको आपने इम्प्रूव करना है। और अगर वो पनिशमेंट से नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, उसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आई है, पॉजिटिव सेंस में पनिशमेंट का फ़ायदा हुआ है, तो फिर आप जो है वो नॉक्शियस स्टिमुलाई जो है वो ऐड करेंगे। तो दिस इज हाउ वी हैंडल द लर्नर, बाय रीइंफोर्सिंग और बाय पनिशमेंट। और दोनों में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होगी। अब इसमें आप प्रोसीजर देख लें कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किस तरीके से है। यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, बिहेवियर आपका स्टडिंग का है। और कंसिक्वेंसेस क्या हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्सर क्या होगा कि टीचर अप्रूवल इज प्रेजेंटेड व्हेन स्टूडेंट स्टडीज। ये आपने पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया कि स्टूडेंट जो है अगर उसने पढ़ना शुरू कर दिया है तो आप उसको अप्रूव करेंगे और आप उसको अप्रेज करेंगे, आप उसकी तारीफ करेंगे। और चेंज क्या आएगा उस बच्चे में, उस लर्नर में, कि उसके जो बिहेवियर की जो फ्रिक्वेंसी है, स्टडिंग की जो फ्रिक्वेंसी है, वो बार बार फिर ऐसा ही बिहेवियर शो करेगा। स्टूडेंट स्टडीज मोर, यानी आपने उसको एनकरेज कर दिया। टीचर अप्रूवल का मतलब ये है कि आपने उसको एनकरेज किया, आपने उसको मोटिवेट किया, डीमोटिवेट नहीं किया। ये यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। यूज ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि स्टूडेंट पढ़ भी रहा है, उसके बावजूद आप जो आप जो है वो उसको अप्रूवल नहीं दे रहे, डिसअप्रूवल दे रहे हैं। उसमें क्या होगा कि इज रिमूव्ड व्हेन स्टूडेंट स्टडीज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर इंक्रीजेस एंड स्टूडेंट स्टडीज मोर, यानी इसमें डिसअप्रूवल इज रिमूव्ड, राइट। तो आपने फिर उसको डिसअप्रूवल को रिमूव करना है। अगर पहले आपने उसको डिसअप्रूवल दिया हुआ था कि आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी थी ना पहले,
कि आप नहीं पढ़ते, तो आप उसने पढ़ना शुरू कर दिए तो आप वो दोबारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं करेंगे। नेगेटिव इन्फोर्सर इज रिमूव्ड जब स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देगा। ये मीनिंग है यूज ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, यानी आपने उसको रिमूव करना है, उसको कायम नहीं रखना। यानी अगर आपने उसको बैड ग्रेड्स दिए थे तो उन बैड ग्रेड्स को गुड ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दें, जुबानी कर दें एनकरेजमेंट के अल्फाज के साथ। फिर मेमोरी का एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है इन चीज़ों के साथ कि एक साइंटिस्ट था एबिंगॉस, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अबाउट दी मेमोरी रिटेंशन कैपेबिलिटीज ऑफ आवर ब्रेन। तो ऐसी एक्टिविटीज़ अगर हम देखें कि रिटेंशन की जो परसेंटेज है, इमीडिएटली अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो आप उसको रिटेन कर रहे हैं, लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ जो फॉरगेटिंग कर्व है वो फॉल डाउन करता है अगर आप उसको रिवाइज ना करें। नॉनसेंस किस्म का अगर सिलेबस हो तब ज़ाहिर अगर उसमें कोई रब्त है तो फिर तो आप चीज़ें याद रह जाएंगी, लेकिन फिर भी वो फॉल डाउन ज़रूर करेगा। और वो फॉल डाउन आप देखें कि वो कितनी तेज़ी से करता है कि विद इन 20 मिनट्स यू आर लेफ्ट विद 58% अटेंशन। यानी अभी आपकी क्लास खत्म होगी मेरे साथ तो आधे घंटे बाद आपको इसका 58% जो है वो रह जाएगा, और 1 घंटे बाद वो 44% हो जाएगा, और आधे दिन के बाद तकरीबन वो 36% हो जाएगा, और कल शाम तक वो 33% होगा, और 2 दिन बाद आप 24-25% में होंगे, और हफ्ते बाद महीने बाद आप उसको तकरीबन भूलने के करीब होंगे। बात समझ आई? इसलिए इन चीज़ों को जब आपको प्रेजेंट की जाए तो आप इनको दोबारा भी स्लाइड्स को देखा करें, इनके नोट्स बना लिया करें, और वीडियो लेक्चर्स भी मैं इसलिए आपके रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि चले आप दोबारा उनको वहाँ से सुन लिया करें, क्योंकि एक दिन के बाद आप देखें कि इट इज़ जस्ट लेफ्ट विथ 33% ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, तो बाकी 66% किधर गया? वो आउट ऑफ मेमोरी हो गया, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया ही नहीं। तो ये वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्टोरिंग इन द मेमोरी। एंड जब आपका एग्जाम होगा, कोई आपको क्विज लिया जाएगा, कोई असाइनमेंट ली जाएगी, आप उस वक्त उसको रिकॉल करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं 6 दिन बाद हफ्ते बाद क्विज लेता हूँ तो हफ्ते बाद तो आपका वैसे 25% रह जाएगा। अब उस 25% को 100% लाने में या 90% लाने में आपको अप द हिल जाना पड़ेगा वापस। तो आप दोबारा पढ़ेंगे तो वो उतना फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन बाद ही वो फॉल डाउन करना शुरू कर देता है ड्रेस्टिकली फ्रॉम 58% टू 33%। इसलिए कोशिश यही होती है कि अगला लेक्चर भी जब शुरू हो तो पिछला थोड़ा सा रिवीजन, कुछ कंसेप्ट जो है वो आपको दे दिए जाएं। वजह ये होती है कि ताकि आप रिकॉल कर सकें कि हमने लास्ट वीक में क्या पढ़ा था। और आपकी तो क्लास में वैसे ही 1 हफ्ता होता है, तो 1 हफ्ते बाद अगर आप बगैर कुछ पढ़े पिछले लेक्चर को रिवाइज किए अगर मेरी क्लास में या किसी दूसरी क्लास में आते हैं, आफ्टर 6 डेज ही आप आते हैं ना हमारे पास, तो इसका मतलब है आज जो मैंने पढ़ाया अगर नेक्स्ट संडे को आप इसी तरह उठ के दोबारा आ जाएं, कुछ भी रिवाइज ना करें जो मैंने आपको बताया है, मेरे वीडियो लेक्चर्स भी ना सुने, नोट्स भी ना बनाएं, कहीं से भी ना कुछ पढ़ें, और 6 डेज के बाद दोबारा नेक्स्ट संडे को आप आके बैठेंगे मेरे पास, तो जो मैंने आज पढ़ाया उसका 25% रह जाएगा। तो उसके साथ फिर आप आगे क्या चलेंगे, इससे आप अंदाजा लगा लें। फिर जैसे हमने बात की थी मेमोरी के हवाले से, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सेंसरी मेमोरी, जिससे आप सेंस, जो आपके सेंसेस हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड हैं और सबसे पहले सिग्नल वहाँ जाता है, उसके बारे में बार्लेट ने जो बात की है वो ये है कि ही इन्वेस्टिगेटेड द मेमोरी ऑफ फॉर स्टोरीज कंसर्न फॉर इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल वैलिडिटी। और इसको हम कहते हैं शमेटा, कि हमारे जो कंसेप्ट ज़हन में बनते हैं सेंस करने के बाद किसी भी चीज़ को, और उसके ऊपर फिर अटेंशन देने के बाद, आपके पास ये जो एरोज शुरू में बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे, साउंड, साइट, स्मेल, टच, टेस्ट, ये 5 सेंसेस हैं आपके। जब भी आप कोई चीज़, जैसे आप इस वक्त सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, शायद लिख भी रहे हों, और तो ये तो 3 सिग्नल्स आपको फौरी तौर पे ब्रेन में हैमरिंग कर रहे हैं, और आपके जो ब्रेन में पोर्शन जहाँ पे भी है सेंसरी मेमोरी को जाके सिग्नल मिलता है,
और वो एक अटेंशन सिग्नल भेजता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के न्यूरॉन्स को, और वहां पे जाके वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के सेल्स जो हैं उन इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स को स्टोर कर लेते हैं, उस पे वो फोकस कर लेते हैं, उस पे वो प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उससे वो एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको अगर स्टोर करना हो तो स्टोर कर लेते हैं। अब आप देखें कि इसमें आप जो रोड्स पे फॉर एग्जांपल जाते हैं, ऑन द रोड यू रीड द बिल बोर्ड, जो साइन बोर्ड होते हैं बड़े बड़े, आप उनको पढ़ते हैं, वो चंद सेकंड आपके सामने आता है और फिर आप आगे निकल जाते हैं, तो उसमें से कुछ ही आपके जेहन में रहता है। वो बार बार आपको इसीलिए मीडिया दिखाता है कि आपकी वो लॉन्ग मेमोरी में स्टोर हो जाए, और यही वो कंडीशनिंग है जो मीडिया हमारी करता है, और इसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से पढ़ चुके हैं। वो जैसे अभी कहते हैं ना, अगर मैं अभी एक स्टेटमेंट बोलूं दिल मांगे और, तो आपके जहन में एक ड्रिंक आ जाता है, नाम ही काफी है, एक ब्रांड आ जाता है आपके जहन में। बात समझिए आपको। तो ये वो उन्होंने मीडिया हमारी इस तरह कंडीशनिंग का, इसी को हम कहते हैं रिहर्सल। ये रिहर्सल शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी हमारी की जा रही होती है थ्रू मीडिया, या आप अगर टीचर हैं आप बार अल्लाह। बार रिपीट करेंगे, आप बार बार रिपीट करेंगे उन कंसेप्ट को स्टूडेंट्स के आगे, और ताकि वो उनके जहनों में बावर उनको करवा दें, उनके जहनों में नक्श हो जाए वो चीज़। रिहर्सल से यहाँ ये मुराद है। और रिहर्सल विद इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है, और रिहर्सल करने के बाद जो सिग्नल है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। और आपको पता है कि फिर जब मैं कहूँगा दिल मांगे और, तो फिर आप एक ही ड्रिंक का नाम आपके जहन में आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। ये रिहर्सल की वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में उन्होंने हमें कंडीशन कर दी है कि बस हमें फिर कोई और चीज़ याद नहीं रहती। यही कंडीशनिंग हमें अपनी हर लिहाज से करनी चाहिए, कि हम हर अच्छी चीज़ को भी ऐसे ही कंडीशन अपने लिए कर लें, कि हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से महफूज हो जाए। उसके बाद एक एरो आ रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ, दैट इज द रिट्रीवल। कि समटाइम्स आप कुछ रिट्रीव करते हैं, को रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को, उसको फिर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंपोर्ट करते हैं, उसको यूज करके आप फिर सिग्नल बाहर की दुनिया को भेजते हैं थ्रू योर बॉडी ऑर्गन्स, और फिर आप मुख्तलिफ काम जो है वो लिखने के, लिखाने के, बोलने के, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है फिजिकली हम परफॉर्म करते हैं। ये है हमारा बार्लेट का मेमोरी का मॉडल, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करते हैं और सेंस करते हैं। हमने बात की थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, दैट इज अवर हेयर। गेस्टाल्ट इन्वेस्टिगेटेड माइंड्स इननेट ऑर्गेनाइजेशनल टेंडेंसीज, कि जो कुदरती बनावट है हमारे माइंड की, जो कैपेबिलिटी है, बनावट से मुराद है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इननेट जो टेंडेंसी है, जिसका रुझान है, कुदरतन अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है, उसको उसने इन्वेस्टिगेट किया कि वो किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, डिफरेंट सिग्नल्स को, डिफरेंट पार्ट्स को एज अ होल लेके वो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। होल इज डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी आप चीज़ों को अलग-अलग देखें तो वो मुख्तलिफ नज़र आएंगी, उनको जोड़ के एक चीज़ बना दें तो आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगी वो चीज़। जैसे अगर कार को खोल दें, सारी कार, अब हर चीज़ खोल के फर्श पे रख दें तो मुख्तलिफ पुर्जे नज़र आएंगे आपको, लेकिन जब उसको आप सम ऑफ इट्स पार्ट्स में एज अ होल देखेंगे तो वो फिर आपको एक गाड़ी नज़र आएगी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ लेटर्स लिखे हुए हैं, गेस्टाल्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो आप देखें कि हमारी जो आंखें हैं वो सिग्नल रिसीव कर रही हैं। जैसे इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई है ना, कि सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जा रही हैं, तो यही अभी आप देख रहे हैं। यू आर लुकिंग एट द वर्ड गेस्टाल्ट, और इसमें आपको नज़र आ रहा है जी जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, बट वी कैन रीड इट एज अ जी। ये खूबसूरती है ह्यूमन माइंड की, ठीक है। अब जी ब्रोकन लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में गैप है, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कि आपने उस जी को क्लोज किया, वो बीच में जो व्हाइट पोर्शन है ना, उसको भी आपने रीडिंग में ले आए हैं, अपनी आंखों से देख के आपने माइंड में, आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट, ये एस नहीं हो सकता, ये सी नहीं हो सकता,
ये O नहीं हो सकता, ये Q नहीं हो सकता, ये चारों मिलते जुलते हैं ना, S भी, चले S को छोड़ दें, O, Q और G तीनों यहाँ पे, आप इन तीनों में से आपने इसको G क्यों कहा? बिकॉज आपके माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज स्टोर हुई है और आपका माइंड इस चीज पे, ये उसकी इननेट कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है कि वो इन दो ब्रोकन पार्ट्स ऑफ जी को कंबाइन करके सम ऑफ इट्स पार्ट्स के तौर पे एज अ होल इसको जी रीड करता है, क्यू रीड नहीं करता, ओ रीड नहीं करता, राइट। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपको जो लेटर नजर आ रहा है आप सब पढ़ सकते हैं, इट इज अ लेटर ई। देखा जाए अगर पार्ट्स में तकसीम किया जाए तो ये 15 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, और अगर आप इनको 15 स्मॉल स्क्वेयर्स के तौर पर 15 स्मॉल स्क्वेयर्स के तौर पे लें अगर आप इसको, तो उसमें प्रॉक्सिमिटी जो है यानी क्लोजनेस आप लेंगे, किसको किस से रिलेट करेंगे? जो ग्रे ब्लॉक्स हैं वो हमारे इंटरेस्ट के नहीं हैं, हम ब्लैक कलर के जो स्क्वेयर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपने माइंड में प्रोसेस करेंगे और हम इस लेटर को ई पढ़ेंगे। बात समझ आई? हम ये नहीं कहेंगे कि दीज आर 15 ब्लॉक्स, 15 स्क्वेयर्स, नो, इट इज द लेटर ई। हम ग्रे स्क्वेयर्स जो 4 हैं उनको इग्नोर कर देंगे बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी प्रॉपर्टी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि ब्लैक्स आर कंसिडर्ड कनेक्टेड और क्लोज टू ईच अदर, और उनकी क्लोजनेस, उनकी प्रॉक्सिमिटी को कंसिडर करते हुए हम जो लेटर रीड करते हैं इस पिक्चर में वो है ई। फिर देयर इज अ लेटर, अब देखिए मैं उसको लेटर कह रहा हूँ साफ, मैं इसको कहूँगा इट इज एस। ये डॉलर साइन भी नहीं है क्योंकि उसमें 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं, इट इज एस। अब इसमें अगर आप देखें तो जो वर्टिकल बार बीच में से गुजर रही है, इसने एस को 2 जगह से काटा है, एक ऊपर से और एक नीचे से। एस का कुछ पोर्शन छुप गया है इस वर्टिकल बार के पीछे, लेकिन आप फिर भी उसके पीछे से आपका माइंड उसको प्रोसेस करके कनेक्ट कर देता है कि ये लेटर एस के 2 जगह से छुपा हुआ है। आप कंटिन्यूटी के साथ उसको एस के तौर पे उस पर अपनी आंखें चला के उसको रीड कर सकते हैं। सो इट इज व्हाट वी कॉल एज अ कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी, और ये वही बात है कि इट इज अगेन हिडन at 2 locations but we read it as S. Then what we have is similarity, दोनों सिमिलर हैं तो हम इसको भी टी पढ़ेंगे, उसको भी टी पढ़ेंगे। देन देयर इज समथिंग विच वी हैव, एक आप कह लें कि इसको मैं वर्टिकल वी नहीं कहूँगा, मैं इसको ए रीड करूँगा, हालांकि ए में एक हॉरिजॉन्टल बार भी होनी चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है वो, लेकिन ये है कि हम इसको चूंकि हम पीछे से इसको पढ़ते आ रहे हैं GAST, और हमें पास्ट एक्सपीरियंस से ये अंदाज़ा है कि ये एक वर्ड बनेगा जिसमें यहाँ पे ए ही आना चाहिए क्योंकि ये गेस्टाल्ट वर्ड बनता नजर आ रहा है। तो दिस इज ए नॉट वर्टिकल वी, और ए के बाद इट इज एल, ऑल्दो एल में राइट साइड पे एक हॉरिजॉन्टल बार होती है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे भी एल आपको एक्सटेंड होता नजर आ रहा है, यू विल इग्नोर इट। पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं कि व्हाट वी हैव इज द पास्ट एक्सपीरियंस, राइट। और इसमें जो सिमेट्री है वो आपको नजर आती है कि हर जगह पे सम ऑफ इट्स पार्ट्स जो है वो हमने लिया है, और इंडिविजुअल पार्ट्स और चीज़ है और होल इज डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये सारा कंसेप्ट था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। ये अभी आप इसमें ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, डिटेल दी हुई है कि प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, सिमिलैरिटी, मल्टी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी क्या होती है। क्योंकि टाइम लिमिटेड है इसलिए मैं थोड़ी सी आपको पिक्चर्स और दिखा रहा हूँ। ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, 9 डॉट्स एंड ब्लू डॉट्स, रेड डॉट्स एंड ब्लू डॉट्स, देयर आर 12 रेड डॉट्स, 12 ब्लू डॉट्स,
ये सिमिलैरिटी की बेस पे आपने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। लॉ ऑफ प्रेगनेंस और लॉ ऑफ गुड फिगर, ये गुड फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये 5 सर्कल्स हैं और एक दूसरे के अंदर वो आप कह लें कि इंटरव्यूवन है। और देन इट इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एक ग्रुप एक तरफ है, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ है, बीच में गैप है। और लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, ये एक आपको जिगजैग लाइन नजर आ रही है, हालांकि ये कंटिन्यूस लाइन नहीं है, लेकिन आपको एक लाइन के तौर पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लॉ ऑफ क्लोजर, ये एक किस्म का स्क्वायर आपको या पैरेललोग्राम आपको नजर आ रहा है और बीच में लाइंस ब्रेक हैं, लेकिन आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉ ऑफ कॉमन रीजन, दो रेड डॉट्स सेम सर्कल में हैं और दो रेड डॉट्स दूसरे सर्कल में हैं, डिफरेंट रीजन्स में दो रेड डॉट्स हैं। ये मुख्तलिफ लॉज हैं गेस्टाल्ट के।